हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम एनवायरनमेंट की क्लास में देखेंगे जो है ओजोन परत है और इसका क्षरण किस प्रकार से हो रहा है। इन बातों पर जो है हम चर्चा करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि अभी तक जो है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, यदि पढ़ाई से संबंधित है, टॉपिक से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। आज के जो टॉपिक में क्या है हमारा, ओजोन परत क्या है, कहाँ पर पाई जाती है और इसका क्षरण किस प्रकार से हो रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे अभी तक महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बने हैं, इन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहली स्लाइड है जो हमारे पास है कि ओजोन परत क्या है और इसका महत्व क्या है। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस पर बात करूं कि ओजोन परत आखिर है क्या। एक सेकंड रुकिएगा। यदि आपसे ये पूछा जाता है कि ओजोन परत है क्या है, तो दोस्तों यह एक प्रकार की जो है ओजोन गैस की जो पाई जाने वाली परत है। आप देख रहे हैं चित्र में, अगर देख पा रहे हैं तो आपको ये परत दिखाई दे रही है। इसे मैं हाईलाइट करने का प्रयास करता हूं तो ये वाली जो परत देख पा रहे हैं आप रेड कलर से, ये वाली, ये कौन सी परत है, तो ओजोन परत है। तो ओजोन परत क्या है दोस्तों, यह एक समताप मंडल में कह सकते हैं कि ओजोन परत क्या है। यह है जो है समताप मंडल में, समताप मंडल में, जिसे हम लोग दोस्तों इंग्लिश में भी आप याद कर सकते हैं कि कभी कई बार जो है ऑप्शन आपका इंग्लिश में भी आता है, स्ट्रेटोस्फीयर भी कह देते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर भी से कह दिया जाता है। समताप मंडल में पाई जाने वाली एक प्रकार की क्या है दोस्तों, ओजोन गैस से बनी हुई ये क्या है, परत है। आखिर ये क्यों पाई जाती है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से सूर्य से जो क्या आ रही हैं, किरणें आ रही हैं इस प्रकार से, और ये इन्हें पृथ्वी तक नहीं पहुंचने दे रही हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी, पिछली वीडियो में क्या बात की थी कि सूर्य से जो निकलने वाले विकिरण होते हैं, सूर्य से जो निकलने वाले विकिरण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उनमें से एक विकिरण देखा था अल्ट्रा वायलेट, क्या देखा था, अल्ट्रा वायलेट रेज देखी थी, यानी कि पराबैंगनी किरण जो है हमने देखी थी। तो हमने उस वीडियो में यह भी समझा था कि पराबैंगनी किरणें जो है पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही हैं। क्यों? इनको कौन रोक लेता है, ये रोक लेता है आपका ओजोन परत रोक लेती है, क्योंकि यह जो है पृथ्वी पर मानव जीवन के लिए क्या होती हैं, हानिकारक होती हैं। तो ओजोन परत क्या है दोस्तों, तो ये समताप मंडल पर पाई जाने वाली एक क्या है, परत है, जो किससे मिलकर बनी होती है, ये ओजोन गैस की एक परत है। ओजोन गैस होती है, ओजोन क्या है, एक प्रकार की गैस है, और ओजोन गैस का जो सूत्र होता है आपका वो होता है O3 होता है। तो ये जो है परत है कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल पर। और अगली बात करें तो दोस्तों कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है, तो यह आपकी परत जो है 15 से लेकर के 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। कई किताबों में आपको 50 किलोमीटर देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो यूपीपीसीएस आयोग द्वारा जो है मान्य किया गया था उसमें प्रश्न आया हुआ था, तो उसमें 20 किलोमीटर अधिकतम ऊंचाई मानी थी। तो 15 और 32 के बीच में ही आता है 20। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ये परत पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों ओजोन की बात करें, महत्व क्या है, तो इसका महत्व ये है कि ये क्या करती है, पराबैंगनी किरणों को, पराबैंगनी पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से क्या करती है, ये रोक देती है। इससे जो है कई प्रकार की बीमारियां, कैंसर और जीवों को सुरक्षा मिलती है। चलिए आगे बात करते हैं। अभी हम प्रश्न देखेंगे एक एक करके, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ओजोन परत के दोस्तों निर्माण की बात करेंगे, आखिर इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, तो आई होप आपको ये जो है ज़्यादातर नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, क्योंकि आप यदि समझ जाएंगे तो बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं कि आखिर इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। एक सेकंड रुकिए, ये ऐड आ गया है यहाँ पर, पता नहीं कहाँ से ठीक कर गया। तो इसके अगर निर्माण की बात करेंगे फ्रेंड्स है, तो आप देख रहे हैं ये क्या है, सूर्य है। सन मतलब क्या होता है, सूर्य है, और सूर्य से क्या निकल रही है, EUV निकल रही है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट जो रेज निकल रही है, पराबैंगनी किरण निकल रही है। मैं सीधे से लिख देता हूँ यहाँ पर कि क्या निकल रही है, यहाँ से पराबैंगनी किरण निकल रही है, जो ये आपकी रेड कलर की आ रही है। अब आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये क्या है,
ऑक्सीजन पर क्या करती है, अटैक करती है। जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है उस पर क्या करती है, अटैक करती है। ऑक्सीजन क्या हो जाती है, दो भागों में टूट जाती है। ऑक्सीजन परमाणु क्या हो जाता है, दो छोटे परमाणुओं में टूट जाता है। ये हो गया आपका, एक ये हो गया और दूसरा क्या हो गया, ये हो गया। अब ये ऑक्सीजन परमाणु जो क्या करते हैं, दूसरी ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं। छोटे परमाणु जो है क्या कर लेते हैं, पुनः O2 से रिएक्ट हो जाते हैं। ये देखिए, एक दो ऑक्सीजन परमाणु ये हैं और ये दो कितने हैं, दो ये हैं ऑक्सीजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु ये है। तो दोनों मिलकर क्या बन गए, तीन ऑक्सीजन परमाणु बन गए। और ओजोन का सूत्र क्या होता है आपका, O3 ही होता है। तो क्या बन गई आपकी, ओजोन बन गई। तो अर्थात सौर विकिरण की जो है किसकी किसकी भूमिका होती है इसके निर्माण में, एक तो क्या होता है दोस्तों, सौर विकिरण है, सौर विकिरण। और सौर विकिरण में भी बात करें तो कौन, परावैगनी किरणें, परावैगनी किरणें। ये प्रश्न एक बार आ चुका है। परावैगनी जो किरणें होती हैं ये किस पर अटैक करती हैं, ये ऑक्सीजन पर अटैक करती हैं। और ऑक्सीजन परमाणु क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है, छोटे ऑक्सीजन परमाणुओं में, O और O में। ये जो O है किसी दूसरी ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है O2 से, तो एक परमाणु यहाँ हो गया ऑक्सीजन का, दो परमाणु ये हो गए, तो ये क्या बना देते हैं आपकी, O3 बना देते हैं। यही क्या है आपका, ऑक्सीजन है। जब इसका प्रश्न आएगा तो ये स्लाइड आपको याद रखना है, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं अगली स्लाइड के निर्माण की। हमने बात कर ली दोस्तों, निर्माण के बाद जो है ओजोन परत की मोटाई के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो क्षरण के बारे में बात कर रहे हैं। आखिर किसे कहते हैं ओजोन का क्षरण। अभी तक आपने खूब सुना होगा कि ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ कुछ नवीन प्रकार की जानकारी देखने को मिलेगी। तो ओजोन परत की दोस्तों याद रखिएगा, जो सामान्य मोटाई पाई जाती है, क्या पाई जाती है, जो सामान्य मोटाई पाई जाती है वो कितनी होती है, लगभग ये 200 से लगा करके 300 डॉप्सन होती है। कितनी होती है, डॉप्सन होती है। मैंने डॉप्सन यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है, तो ये क्या होती है, ओजोन मापने की, ओजोन परत की इकाई होती है। क्या होती है ये, ओजोन की इकाई क्या है, यानी कि ओजोन मापने की इकाई क्या है, तो आप क्या बताएंगे, डॉप्सन ओजोन की इकाई है। सामान्यतः ओजोन परत की मोटाई क्या होती है दोस्तों, 200 से 300 मीटर होती है। परंतु जब यह ऊंचाई क्या होती है, 200 मीटर से 200 डॉप्सन से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो इसे क्या कह दिया जाता है कि ओजोन परत का क्या हो रहा है फ्रेंड्स, क्षरण हो रहा है। जब यह मोटाई जो है 100 डॉप्सन से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तब हम क्या कह देते हैं कि ओजोन का क्या हो रहा है, ओजोन छिद्र हो गया है। तो ओजोन छिद्र का से क्या होता है, ओजोन छिद्र का से होता है कि ओजोन परत की मोटाई का कितनी हो जाना, 100 डॉप्सन यूनिट से क्या हो जाना, कम हो जाना। और पहली बार दोस्तों ऐसा छिद्र 1985 में कहाँ पर, ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा जो है अंटार्कटिका में देखा गया था। अंटार्कटिका में जो है प्रश्न जो पहला छिद्र देखा गया था, कहाँ देखा गया था, अंटार्कटिका में देखा गया था। कहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा, ब्रिटिश के वैज्ञानिकों द्वारा। तो एक आध बार ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि पहली बार छिद्र कहाँ देखा गया था, अंटार्कटिका में देखा गया था। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों क्षरण की बात करें तो इसके क्षरण के लिए एक नहीं दो कई गैसें उत्तरदायी हैं, कई गैसें उत्तरदायी हैं। इनमें से अगर बात की जाए तो आपकी सबसे जो महत्वपूर्ण गैस है वो है आपकी CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किसके, यानी कि ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो आप क्या बताएंगे, CFC उत्तरदायी है। और इसका पूरा नाम क्या होता है, ये कम से कम सैकड़ों बार प्रश्न पूछा गया है कि ओजोन परत के लिए कौन सी जो गैस उत्तरदायी है मुख्य रूप से, तो कौन है, CFC कार्बन क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है। ये कहाँ कहाँ से आती है, अभी हम अगली स्लाइड पर बात करते हैं। तो दोस्तों ये बात की हमने मोटाई के संदर्भ में। एक बात और आप याद रख सकते हैं, दूसरी बात क्या है कि जो ओजोन की मोटाई होती है, ये ओजोन परत है, इसकी मोटाई जो है वर्षा ऋतु में क्या हो जाती है, वर्षा के समय पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि उस टाइम पर परावैगनी किरणें जो है ज़्यादा, यानी कि प्रकाश की मात्रा नहीं रहती है और जो ओजोन का निर्माण नहीं हो पाता है। हमने देखा था कि निर्माण में जो मुख्य भूमिका किसकी होती है, परावैगनी किरणों की होता है, हमने पिछली स्लाइड में ही देखा था। और यही जो है वसंत ऋतु में जो है मोटाई क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है। ओजोन परत की मोटाई जो है वसंत ऋतु में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वसंत ऋतु में प्रकाश की मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है और परावैगनी किरणें ज़्यादा होने से क्या है, इसका निर्माण अतिशीघ्र होता है।
तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या देखा, ये देखा कि ओजोन परत की मोटाई और उसके क्षरण के बारे में देखा। आगे बात करते हैं, अभी प्रश्न भी देखेंगे, चिंता मत करिएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं कि जो ओजोन क्षरण के क्या प्रभाव पड़ते हैं। जैसे ओजोन परत क्या हो गई दोस्तों, नष्ट हो गई। अब जब ओजोन परत नष्ट हो गई तो क्या होगी, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएंगी। तो ये है अल्ट्रावायलेट बी। तो जो पराबैंगनी किरणें भी कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अल्ट्रावायलेट ए, एक होती है अल्ट्रावायलेट बी। अल्ट्रावायलेट ए जो है वो कोई हानिकारक नहीं होती है। अल्ट्रावायलेट बी जो होती है, पराबैंगनी किरण बी होती है, वह आपकी क्या है, कई प्रकार के हानिकारक प्रभाव देखती है। कौन कौन से, आपका जीन उत्परिवर्तन हो जाता है इसमें। जो आप क्या होते हैं, काले से कहीं कहीं मतलब गोरे से क्या हो जाते हैं, कई लोग काले हो जाते हैं पराबैंगनी किरणों के कारण। और जीन में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। आनुवांशिक दोष भी आपके हो सकते हैं, किसके कारण, अगर ओजोन परत का क्या है, ये पराबैंगनी किरण जो है पृथ्वी पर आने लगी। वो कब आएंगी, जब ओजोन परत नष्ट हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए मानिएगा, ये है आपकी ओजोन परत, पृथ्वी के जो है समताप मंडल में पाई जाती है इस प्रकार से, और सूर्य से आने वाली इस प्रकार की पराबैंगनी किरणें हैं। ये ओजोन गैस क्या कर लेती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, और पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर नहीं आ पाती है। अगर ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ गई तो आपके ये प्रभाव हो सकते हैं, पौधों की वृद्धि रुक सकती है, त्वचा कैंसर हो सकता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, याद रखिएगा, ये कई बार प्रश्न आ चुका है कि त्वचा कैंसर के लिए कौन सी किरणें उत्तरदायी है। तो आप क्या बताएंगे, पराबैंगनी किरणें उत्तरदायी हैं, जो कि ओजोन परत के नष्ट होने के कारण क्या है, आती हैं पृथ्वी पर। त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद रोग हो सकता है, सनबर्न हो सकता है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो सकता है, कमजोर हो सकता है, पौधों की जो पत्तियां हो सकती हैं उनमें क्षति होती है। फ्रेंड्स अभी थोड़ी सी अगर मैं और बात करूं क्षरण के संदर्भ में, यहीं पर कर लेते हैं, फिर मैं इसके बाद इसे क्या कर दूंगा, यहां पर मिटा दूंगा। आप समझ जाएंगे कि, समझिएगा, ये है आपका सूर्य, ये क्या है, आपका सूर्य है। थोड़ी सी भाई रुक जाओ, अच्छे से कर लेते हैं, ये मिटाया मैंने। ये मान लीजिए क्या है आपका, ये सूर्य है, ये सन है। यहां से क्या आ रही हैं, इस प्रकार से पराबैंगनी किरणें चल रही हैं, इस प्रकार से चल रही हैं, और जो है एक परत पाई जाती है, ये है आपकी मान लीजिए समताप मंडल। ये जो पृथ्वी के ऊपर क्या है, ये आपका समताप मंडल है, और समताप मंडल में ही क्या पाई जाती है, समताप मंडल के अंदर एक परत पाई जाती है। आप समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ये मान लीजिए क्या है, समताप मंडल के अंदर जो है ये आपकी परत है, यही है आपकी ओजोन परत। ये समताप मंडल के अंदर क्या है, ओजोन परत है। और ये जो नीचे क्या है, पृथ्वी है, नीचे क्या है, पृथ्वी है। और पृथ्वी में क्या रह रहे हैं, ये लोग रह रहे हैं, ये आपकी वनस्पतियां लगी हुई हैं, इस प्रकार से मान लीजिएगा। अब ये जो सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणें हैं, ये जो ओजोन परत है वो क्या कर लेती है, रोक लेती है। दोस्तों अगर यह ओजोन परत है नष्ट हो गई, अर्थात इसका क्षरण, क्षरण का मतलब क्या होना है, क्षति हो जाती है। तो अगर इसमें यहाँ से पतली हो गई, ये पतली हो गई, तो फिर क्या होगा, ये जो प्रकाश किरण है सीधे क्या आएगी, इस व्यक्ति के ऊपर अटैक करेगी, और विभिन्न प्रकार की बीमारियां होंगी, जो हमने देखा है। मैंने बताया ओजोन परत की क्षरण के लिए जो मुख्य रूप से गैस उत्तरदायी है वो कौन सी है, CFC है। मुख्य रूप से जो इसके क्षरण के लिए गैस उत्तरदायी है वो कौन कौन सी है, CFC है। और अगर अन्य की बात करेंगे, कुछ अन्य गैसें भी इसके लिए उत्तरदायी हैं, जैसे कि N2O की बात की जाए, N2O की बात की जाए। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं हैलोजन गैसें जो होती हैं, क्या होती हैं, हैलोजन गैसें, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो गैसें होती हैं क्या है, हैलोजन गैसें हैं, तो ये उत्तरदायी होती हैं। कई बार इस CFC से फ्रेंड्स प्रश्न बनता है, और वो प्रश्न क्या बनता है, इसके स्रोत को लेकर के प्रश्न बनता है, कहाँ कहाँ से निकलती है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपकी AC है वहाँ से भी क्या निकल रही है, ये एयर कंडीशनर, इसी को बोल देते हैं AC मतलब एयर कंडीशनर, इससे क्या निकलती है, गैस निकलती है। जो फ्रिज होता है उसमें भी जो है यह गैस पाई जाती है, CFC। इसके अलावा जो फ्रेंड्स स्प्रे होता है, जो सेंट एंड वगैरह जो खुशबू के लिए स्प्रे इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें भी ये गैस जो है होती है। अगली बात करें फ्रेंड्स, तो CFC गैस जो है और भी कई चीज़ों में मिलती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक जो परिपथ होता है उसमें भी क्या होती है, एक गैस होती है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, इस प्रकार से देखा कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है एसी से निकलती है, फ्रीज से निकलती है, स्प्रे से निकलती है और इलेक्ट्रॉनिक परिपथ से निकलती है। इन्हीं कारण क्या हो रहा है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। ये हमने क्या किया, समझ लिया। अब एक प्रश्न जो और आपसे पूछा जा सकता है कि ओजोन परत का जो पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर देखा जाता है। अगर आपने ये वीडियो को ध्यान से देखा है तो बहुत अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। चलिए मैं पूछता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अभी तक अच्छे समझा हुआ है तो बहुत अच्छे तरीके से इसका क्या कर लेंगे, आप जवाब भी दे देंगे। तो अगर हम देखें, यहाँ पर देख लेते हैं। ए भाई पेन को क्या हो गया, एक सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा सा चलिए ठीक है, बात करते हैं। शायद इंटरनेट का इशू आ गया था। चलिए, जो एक फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर देखा जाएगा इसका, किसका, जो ओजोन क्षरण होता है, ओजोन क्षरण का सर्वाधिक प्रभाव जो कहाँ पर होगा, सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर होगा, ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा था। तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, कह देना कि वहीं पर ज़्यादा प्रभाव होगा जहाँ पर प्रकाश की मात्रा कम होगी। क्या होगी, प्रकाश की मात्रा क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि ओजोन का जो निर्माण होता है वो किसके कारण होता है, पराबैंगनी किरणों के कारण होता है। पराबैंगनी किरणें कहाँ से आएंगी, जहाँ पर प्रकाश आएगा। तो दोस्तों आप ध्रुवीय क्षेत्रों में देखेंगे, कहाँ देखेंगे, ध्रुवीय क्षेत्रों में देखेंगे, ध्रुवीय क्षेत्रों में यहाँ पर सूर्य क्या है, 6 माह में जाता है। यहाँ पर क्या होता है, 6 माह का दिन होता है और 6 माह की रात होती है। जब तक दिन है तब तक तो ठीक है, खूब मात्रा में क्या हुई, ओजोन परत होगी। लेकिन जैसे ही यहाँ से 6 माह के लिए रात होगी तो वहां पर क्या हो जाता है, ओजोन परत का क्षरण होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वह प्रकाश जो है खत्म हो जाता है। यही कारण है कि जो ओजोन छिद्र हुआ है, कहाँ पर हुआ है, अंटार्कटिका में हुआ। भूमध्य रेखा के आसपास ये छिद्र नहीं हो सकता है। ये था फ्रेंड्स हमारा क्या संक्षिप्त है। अब ये थोड़ा सा अगले देखते हैं। अभी तक हमने सामान्य बातें की, अब देखते हैं कि क्या नियंत्रण के लिए कोई प्रयास किया गया है। जो ओजोन परत है, इतना ज्यादा व्यापक प्रभाव हो रहा है इसका, तो क्या नियंत्रण के लिए हमने कोई प्रयास किए हैं, उसकी बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके नियंत्रण के लिए जो है दोस्तों क्या किया गया है कि एक सम्मेलन किया गया था, और उस सम्मेलन को जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। तो ओजोन परत का जो क्षति हो रही है, नियंत्रण हेतु क्या किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। हजारों बार ये प्रश्न पूछा गया है कि मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
इसका संबंध है किससे है? सिंपल सा इतना ही प्रश्न पूछता है तो आपको क्या बता देना है कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ये कब हुआ था? तो आप बताएंगे कि ये 16 सितंबर, कब? 16 सितंबर 1987 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपका कनाडा देश में हुआ था। कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल। इसमें जो शामिल होने वाले सदस्यों ने यह प्रतिबद्धता जाहिर की कि हम क्या करेंगे, जो ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख गैस है जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस पर हम क्या करेंगे, नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे। चूंकि यह कब हुआ था? 16 सितंबर को हुआ था, इसलिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न थोड़ा सा उच्च लेवल का पूछेगा तो प्रथम बार यह दिवस कब मनाया गया था? तो प्रथम बार यह दिवस 1994 में मनाया गया था और यह यूएनओ के आदेश पर मनाया गया था। इस प्रकार से हमने क्या देखा, ओजोन परत के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी देखी। अब चलिए हम देखते हैं इसके प्रश्नों के बारे में, व्यापक रूप से आपको समझ में आएगा। आपके सामने जो पहला प्रश्न निकल कर आ रहा है कि सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? दोस्तों, अगर आप समझ रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है, तो हमने क्या देखा था कि जो परावैंगनी विकिरण है, परावैंगनी जो विकिरण है, क्या हो रहा था, ये जो है किससे रिएक्ट हो रही थी? ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रही थी और ये ऑक्सीजन जो है दो भागों में टूट जा रहा था। सिंगल ऑक्सीजन परमाणु में टूट जा रहा था, प्लस ये सिंगल ऑक्सीजन परमाणु जो है दूसरी ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ करके क्या कर रहे थे? ओजोन का निर्माण कर रहे थे, O3 का निर्माण कर रहे थे, जो ओजोन का सूत्र है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ओजोन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किए जाते हैं। तो जो वायुमंडल में क्या है, यानी कि वायुमंडल में कहाँ होती है ये ओजोन परत? कहाँ पाई जाती है? आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में पाई जाती है। जो समताप मंडल में ये ओजोन परत होती है, इसके द्वारा कौन से विकिरण का अवशोषण किया जाता है? अवरक्त विकिरण, दृश्य विकिरण, सूक्ष्म तरंगें, परावैंगनी विकिरण। यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसका सही जवाब होगा परावैंगनी विकिरण का अवशोषण कर लिया जाता है। और यदि ये अवशोषण नहीं कर पाती हैं तो परावैंगनी किरण से क्या होता है? हमने प्रभाव भी देखा, त्वचीय कैंसर जैसे प्रभाव होते हैं। दृश्य किरणें तो दोस्तों ये अलग बात है, ये जो है देखने के लिए प्रकाश जो है मुख्यतः जो है हमने देखे 3 प्रकार का होता था। पहला देखा था अवरक्त विकिरण, दूसरा देखा दृश्य विकिरण और तीसरा जो होता है परावैंगनी विकिरण होता है। परावैंगनी किरणें जो है किसके द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं? ये ओजोन परत के द्वारा। अवरक्त विकिरण हमने कल समझा था ग्रीन हाउस वाले उसमें कि यह जो है किसके द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं और इसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, वातामंडल वायुमंडल के तापमान में क्या हो जाती है दोस्तों, वृद्धि हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दृश्य प्रकाश जो है देखने से संबंधित है और इसकी खोज जो की थी न्यूटन ने की थी। खैर इतना डीपली भी जब प्रश्न करेंगे तब ऐसी बातें करेंगे। अभी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। बायोस्फीयर का मतलब होता है दोस्तों जैव मंडल, जहां पर लोग रहते हैं उसे क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। और ओजोन जो है जैव मंडल को बचाती है। किससे बचाती है? तो आप क्या कहेंगे, एक्स किरणों से? जी नहीं, एक्स किरणों से नहीं, इंफ्रारेड किरणों से। ये इंफ्रारेड का मतलब क्या होता है, अवरक्त तरंग होता है। क्या होता है, अवरक्त किरणें होता है। तो ऐसा प्रश्न आया हुआ है, इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ है अवरक्त किरणों से। तो अवरक्त किरणों का संबंध किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। अल्ट्रा वायलेट किरणों से, तो यही आपका सही होगा। शॉर्ट में से क्या कह देते हैं, यूवी कह दिया जाता है और इन्हीं क्या कहते हैं, परावैंगनी किरणों कहते हैं। परावैंगनी किरणें कहा जाता है। तो ओजोन परत किससे बचाती है, परावैंगनी किरणों से बचाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में, ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित होती है रहती है वह क्या है, कहां पर यानी कि ओजोन परत पाई जाती है, तो ये कहां पाई जाती है? देखिएगा इंग्लिश वर्जन ही पूछ लिया गया है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। दोस्तों कुछ मात्रा में जो है ओजोन, थोड़ी समझिएगा, जो ओजोन परत है, ओजोन परत 2 जगह पाई जाती है। एक होती है आपकी समताप मंडल में, समताप मंडल में, और यहाँ कितनी होती है, 90% है। दूसरी होती है आपकी क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में, और यहाँ पर कितनी होती है, यहाँ पर होती है आपकी 10% जो है यहाँ पर रहती है।
तो 90% वाला मानना होगा स्ट्रेटोस्फीयर में। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर पाई जाती है, कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है दोस्तों? क्या 50 किलोमीटर? 50 किलोमीटर नहीं मानेंगे, 2000 किलोमीटर तो कभी नहीं हो सकता, 300 किलोमीटर ये भी नहीं हो सकता। अब बात बचती है 20 किलोमीटर कहें तो ये किताबों में जो ऊंचाई मिलती है आपको 15 किलोमीटर से लगाकर 50 किलोमीटर तक मिलती है, लेकिन 50 किलोमीटर फ्रेंड्स अधिकतम ऊंचाई है। आपको क्या करना है, ये वाला आंसर करना है, क्योंकि 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर इसके अंदर ही आ रहा है। और जो ओजोन का अधिकतम घनत्व होता है ना, तो कितना होता है, 15 से लगा करके 35 किलोमीटर के बीच में जो है ओजोन परत का अधिकतम जो है डेंसिटी पाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, CFC कह दिया जाता है। ये वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन परत के क्षरण के लिए क्या है, जिम्मेदार है। कौन सा इसके बारे में क्या है, सत्य नहीं है अर्थात गलत है। यह प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। प्रशीतक का मतलब क्या होता है, कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए लाई जाती है, कूलेंट के रूप में प्रयोग की जाती है। तो ये बात तो क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सी बात सत्य नहीं है, गलत है। यह ग्रीन हाउस गैस, यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है फ्रेंड्स, ये वाली बात गलत है, क्योंकि यह गैस जो है एक तरफ जो है ओजोन परत के लिए भी उत्तरदायी है, दूसरी तरफ एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस भी है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। यह समताप मंडल में ओजोन घटाने में उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही बात है। ये ओजोन जो समताप मंडल में पाई जाती है उसको नष्ट करती है, इसलिए घट जाती है। यह निचले वायुमंडल में अक्रियाशील होती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो 10% ओजोन पाई जाती है आपकी क्षोभ मंडल में वह अक्रियाशील होती है, जो 90% समताप मंडल में होती है वह क्या होती है, क्रियाशील होती है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है अर्थात गलत है, सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन से निकलती है, बिल्कुल सही बात है। क्या होता है, ताप विद्युत केंद्र जो होते हैं, ताप विद्युत संयंत्र, और ताप विद्युत संयंत्रों में क्या किया जाता है, कोयला का प्रयोग किया जाता है। और कोयला एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है, और जीवाश्म ईंधन के दहन से क्या निकलती है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, अर्थात ये वाली बात आपकी क्या है, सही है। दूसरी बात करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल उद्योग से निकलती है, ये बात गलत है दोस्तों। ऑटोमोबाइल मतलब कि जो गाड़ी वाहन होते हैं इनकी बनने वाले उद्योगों से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO निकलती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है AC, फ्रिज इत्यादि, स्प्रे, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, इनसे निकलती। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत से निकलती है, ये भी ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे से निकलती है, ये भी सही है, लेकिन ये वाला आपका सही नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और आपके पास जो है अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र का कारण क्या है? तो हर कोई जानता है, आपको कई बार बता चुके हैं कि क्या होता है इसका, ओजोन परत का कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ध्यान रखिएगा, CFC से शॉर्ट में कह देते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, मतलब ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर हुआ है, भारत के ऊपर? जी नहीं, अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है। और यह जो है कब, 1985 में खोजा गया था, ब्रिटिश दल के द्वारा खोजा गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास में, फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? फ्रेंड्स, फ्रिजों में बात करें तो वो कोई और गैस नहीं, CFC ही भरी जाती है। कौन सी भरी जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही भरी जाती है। परंतु क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक वर्तमान ब्रांड चल रहा है, क्या चल रहा है, उसी का एक ब्रांड चल रहा है, जिसे क्या कहते हैं, मेफ्रॉन कहते हैं, ये आपकी हो जाएगी। तो मेफ्रॉन जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में प्रयोग की जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्ति कारक हैं, मतलब ओजोन को जो क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो है ही दोस्तों, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है और हैलोन्स भी है, हैलोन्स मतलब हैलोजेंस भी है। तो क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। हालांकि ये काफी मतलब UPPCS प्री का प्रश्न है, काफी टफ प्रश्न माना जाएगा। और इसके अलावा जो हैलोन्स मतलब हैलोजन हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा,
ये आपकी क्या है। और एक और आप देख सकते हैं यहीं पर कि नाइट्रोजन जो ऑक्साइड होती है, यह भी कहीं ना कहीं क्या करती है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। अगले प्रश्न की बात करें, और अगला प्रश्न है आपके सामने कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके रक्षण से संबंधित है? अम्लीय वर्षा के, जी नहीं। संकटग्रस्त प्रजातियों से, जी नहीं। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। और कल जो हमने पढ़ा था कि हरित गृह गैसों की, ग्रीन हाउस गैसों के मतलब रक्षा से कौन संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल। और ये क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था फ्रेंड्स? ये हुआ था आपका 1997 में हुआ था। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था आपका 1987 में हुआ था, 16 सितंबर के दिन। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है हुआ था, जिसका संबंध किससे है? ओजोन परत से है। प्रथम बार जो है दिवस कब मनाया गया था? तो 1994 में जो है ये प्रथम बार मनाया गया था यूएनओ की अनुमति पर। अगले प्रश्न की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला प्रश्न है आपके सामने, और ये है लास्ट प्रश्न। सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरण कारण हो सकती है, किसका कारण हो सकती है? यानी कि सिंपल सा मतलब है कि परावैंगनी विकिरण का जो है क्या प्रभाव पड़ सकता है, किस इनसे कौन सी बीमारी हो सकती है? यकृत कैंसर, जी नहीं। मस्तिष्क कैंसर, जी नहीं। मुखीय त्वचीय कैंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि जो प्रकाश किरण होती है ना, तो सीधे दोस्तों कहाँ पड़ती है? शरीर के बाहरी अंगों पर पड़ती है। ये सभी के सभी क्या है? आंतरिक अंग है। तो शरीर के जो है बाहरी अंगों पर प्रभाव होगा। बाहरी अंगों पर क्या है? आपकी त्वचा ही होती है। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या देखा, आज जो है ओजोन परत के बारे में देखा, और ओजोन परत के कॉन्सेप्ट को भी समझा, निर्माण को समझा, क्षरण को समझा, और इससे बनने वाले विभिन्न प्रकार के जो अभी तक प्रश्न आए हुए हैं उनका भी अध्ययन किया। दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थोड़ी सी बीच में टेक्निकल इशू हुआ था, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। धन्यवाद।